नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। यूपी में योगी सरकार अपराध को लेकर बेहद सख्त है और मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था या तो अपराधी प्रदेश को छोड़कर चले जाएं या तो फिर उनकी जगह ऐसी होगी जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। और हकीकत भी यही है कि योगी के नाम से अपराधी कांपते हैं। यहां तक कि एनकाउंटर के डर से अपराधी सरेंडर करने थाने भी पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस को खुली छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 अब विधानसभा में पास हो गया है और इसके तहत अब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में डीसीपी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। पहले यह अधिकार सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पास था। इस विधेयक में मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियार का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब गुंडा एक्ट में पकड़े गए अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी, अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त होंगी। तो इस नए प्रावधान के तहत पुलिस अपराधियों को 14 दिन की बजाय अब अधिकतम 60 दिन तक के लिए बंद कर सकती है। यूपी में लगातार बीते एक साल से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की कई घटनाएं सामने आई। फिर चाहे वो कानपुर के बिकरू कांड का जिक्र करें या फिर हाल ही में कासगंज का मामला हो जिसमें अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। ऐसे में अपराध पर लगाम लगाने के लिए गुंडा एक्ट काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि क्या विधेयक से अपराध पर अंकुश लगेगा या समाप्ति की ओर बढ़ेगा। सवाल यह भी है कि गुंडा नियंत्रण विधेयक आखिर कारगर कितना होगा। तो आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले गुंडा नियंत्रण विधेयक को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का क्या कुछ कहना है, पहले इसको सुनवाते हैं। गुंडा एक्ट लागू करता है कौन? थाना का इंचार्ज, पुलिस वाला। उसकी छानबीन और सही है कि गलत है कौन देखता है? जिला मजिस्ट्रेट। अब इन्होंने कर दिया जहां जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू है, पुलिस आयुक्त प्रणाली लखनऊ और नोएडा में, कि अब उसको मजिस्ट्रेट नहीं देखेगा। तो थानेदार ने चलाया गुंडा एक्ट, अब पुलिस अधिकारी को ही देखना है, तो थानेदार की बात को कैसे कैंसिल करेगा? न्याय तो होगा नहीं। तो इसको भी हम लोग प्रवर समिति का प्रस्ताव दिए होते, लेकिन सरकार नहीं मानी, दोनों को जबरदस्ती। तो गुंडा नियंत्रण विधेयक जो लाया गया ये कितना कारगर साबित होगा ये तो भविष्य में ही अब इसके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जो बात योगी सरकार की तरफ से सत्ता में आने से पहले कही गई थी उस पर अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई सरकार आपको दिख रही है। इन सब के बीच में आप वो तमाम कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की याद कर सकते हैं, चाहे ऑपरेशन क्लीन के तहत रोजाना होती हुई मुठभेड़ की घटनाओं को आप देखें या फिर विकास दुबे और उससे जुड़े हुए अन्य तमाम आपराधिक या बड़े वो तमाम माफिया जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अब निश्चित तौर पर एक जो नया विधेयक कब लाया गया है उससे और अधिक इसमें आसानी पुलिस प्रशासन को जरूर होगी। लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध हैं उनको और बेहतर तरीके से कैसे रोका जाए, उसको कैसे लगाम लगाई जाए, उसको कैसे कम किया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बरकरार है। ये बात भी सही है क्योंकि संगठित अपराध अगर आप देखें तो उसमें निश्चित तौर पर आपको देखेगा कि कमी है, लेकिन असंगठित अपराध या फिर वो छोटे छोटे अपराधी जो कि वारदातों को अंजाम देते रहते हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाने में यह कितना कारगर होगा यह भी भविष्य में देखना होगा। तो कुल मिलाकर के बेहद महत्वपूर्ण था और जो विधेयक पास किया गया उसके बाद आप प्रतिपक्ष की भी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको आपने सुना है। राम गोविंद चौधरी भी ये कह रहे थे कि विधेयक लाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दरअसल सवाल इस बात का है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी बेलगाम हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अमले को मजबूत होना जरूरी है, जो कि योगी राज में नजर नहीं आता। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के ऐतराज भी कर रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है, सवाल मंशा को लेकर के भी उठा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब सरकार चूंकि इस बात को कहकर सत्ता को संभाला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके ऊपर अब आगे बढ़ते हुए इस विधेयक को भी पारित कर दिया गया है और यहीं से कई सारे अहम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अपराध पर नियंत्रण लगाने में यह कारगर कितना होगा। सवाल इस बात का भी है कि क्या विधेयक के आने के बाद और अधिक आसानी होगी पुलिस को इन अपराधियों के ऊपर नकेल कसने में, उनकी कमर तोड़ने में, और विधेयक से अपराध क्या खत्म हो जाएगा यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि कोशिश हर सरकार की यह होती है कि कानून व्यवस्था
नियंत्रण में रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपराधियों के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश हम लोग देख रहे हैं कि विगत दिनों से की जा रही है, उसमें यह कितना कारगर होगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब 2 जिलों के अंदर आप देखें कि डीसीपी तक कोई अधिकार होंगे, क्योंकि कमिश्नरेट को लेकर के सीधे तौर पर ये जो कानून है वो उनको और अधिक शक्तियां प्रदान करेगा और उसके बाद अपराधियों को पकड़ने में, उनको डिटेन करने में, उनके साथ और अधिक सख्ती से पेश आने में ये कारगर होगा। और इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा प्रशासन, ये भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर के एक लंबी कवायद थी। इस विधेयक को लाने की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी और अब उसको अमली जामा भी पहना दिया गया, क्योंकि विधानसभा के अंदर इसको पारित कर दिया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर और प्रभावी ढंग से अंकुश कैसे लगता है ये भी देखना होगा। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कारगर तरीके से क्या ये विधेयक के आने के बाद अब और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेंगी। पहले ही कई बड़े नाम, उसमें चाहे आप बड़े तमाम गैंगस्टर का जिक्र कर लें या वो माफिया जिनके ऊपर अभी तक अंकुश नहीं लगा था, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कर रही है। लेकिन अब इस विधेयक के आने के बाद और क्या बदलेगा ये भी तो चलिए बात से यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जवाहर सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। जवाहर सिंह राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजेश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। राजेश राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जवाहर सिंह राजपूत जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि गुंडा नियंत्रण विधेयक जो आप लोग लेकर के आए हैं, ये कितना कारगर होगा ये तो भविष्य में हम लोग देखेंगे। लेकिन विपक्ष अभी से लेकर के इसको सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि एग्जीक्यूट होती नहीं है चीजें। अब कितने भी नए विधेयक क्यों ना लाएं, कितने भी नए कानून क्यों ना बना लें। आपका पहला कमेंट मैं इस पर चाहूंगा। ये योगी जी सरकार सबसे पहला अगर कोई काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर तो गुंडा और अपराधियों के खिलाफ, और हर जगह ये पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के जो भी समाज में खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ हर तरह से निपटने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। और हम समझते हैं जो आज गुंडा अधिनियम का जो आज विधानसभा में लाए हैं, ये कम से कम गुंडा नियंत्रण करने के लिए एक सरकार ठोस कदम उठा रही है। और पूरे प्रदेश में हम समझ रहे हैं आज जो व्यवसायिक केंद्र या जो व्यापारियों को, किसानों को जो आज सुरक्षा मिली है वो केवल एक ही बदौलत है। आज यहाँ के किसानों की आमदनी दूनी करने का जो लक्ष्य है, केवल इसलिए आज मंडी का, हम तो अपने यहाँ का उदाहरण देंगे, आज जहां पर मंडियां लोग बरसों से नहीं जाते थे, आज आप उनका उठा के देख लीजिए, केवल इसलिए कि वो लोग वसूली करते थे पिछले सरकारों में। गुंडा अपराधी आज या तो शिक्षकों के अंदर है या उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और हम समझते हैं ये गुंडा अधिनियम बहुत कारगर साबित होगा। राजेश राय जी, थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूंगा, चूंकि आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इस व्यवस्था के अंदर आप रहे हैं और बहुत कार्रवाई आपने भी अपने कार्यकाल के दौरान की होंगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो नया विधेयक लाया गया, जिसको पारित किया गया, ये कैसे काम करेगा और क्या लग रहा है कि इस तरीके से हम लोग और प्रभावी ढंग से देख पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि अब ये जो गुंडे माफिया हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो? कितना महत्वपूर्ण इसको आप मानते हैं और आपकी राय मैं इस पर जरूर जानना चाहूंगा। राजेश जी, देखिए, जो मेरी जानकारी में बात आई है, मैं बहुत पुष्ट रूप से नहीं, लेकिन आपके माध्यम से जो हमें मालूम हुआ उसके हिसाब से ये मालूम पड़ा कि ये जो गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, इसके अंतर्गत ये जो कमिश्नरेट है दो हमारी, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ, इन दो कमिश्नरेट में ये संशोधन किया गया है गुंडा अधिनियम में कि जो गुंडा अधिनियम है पहले वो जिलाधिकारी उसकी सुनवाई करते थे और आमतौर पर जिलाधिकारी के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहता था, उनके पास कम से कम 80-90 डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो इसको डेलीगेट कर देते थे और उनके डीएम के बिहाफ पे इसको एडीएम करते थे और एडीएम के पास भी बहुत काम रहता था। तो थोड़ा सा ये जो चीज है वो इग्नोर होती थी। और जहां भी कमिश्नर सिस्टम्स हैं, उन कमिश्नर सिस्टम में जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो गुंडा एक्ट हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट की परमिशन हो, चाहे 107-16 हो,
जितनी भी चीजें, और प्लस इसके साथ साथ उनमें तो और भी बहुत सी चीजें थी जिसमें जो आर्म्स लाइसेंसेज हैं, जो डिफरेंट जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चीजें हैं, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, आपके बार हैं, इन सब के ये सब भी चीजें कमिश्नर्स के पास हुआ करती थी, क्योंकि सीधा सीधा उसका जो एक संबंध था वो कमिश्नर से था। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरेट सिस्टम बना उसमें अब जो भी विरोध तो था ही कमिश्नर सिस्टम का चारों तरफ से, तो वो विरोध में और चीज नहीं सफल हुए, तो कम से कम जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी उसमें उन लोगों ने कटौती की। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चीजें जो है वो सिमट करके फिर वापस जब उसकी जरूरत महसूस हो रही, लोग कह रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात जब समझाई जा रही है पुलिस की तरफ से, तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीजें पुलिस के पास आ रही। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम से, इस संशोधन से जो इन 2 जनपदों में जहां पर पुलिस कमिश्नरेट है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पर अब स्थिति ये होगी कि जो गुंडा एक्ट में जो चालान होंगे, उन चालान के बाद जो गुंडा एक्ट की सुनवाई है, जो सुनवाई के तहत जो गुंडे हैं जिनके भी चालान होंगे, उनको जब जिला बदर करने की कार्रवाई होती है, या जब वो जिला बदर हो जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे से जिले में उनको छोड़ दिया जाता है विद रिस्ट्रिक्शन कि इतने समय के लिए आप जिले में नहीं आ सकते। लेकिन अगर उतने के बीच में वो जिले में आके पकड़ जाए तो फिर वो उनकी गिरफ्तारी होती है और उनके ऊपर केस चल करके सजा होती है उनको। ये सारी प्रक्रिया जो कि ये पुलिस के पास आ जाएगा, और पुलिस के पास केवल इसी के संबंध में कार्य है, और उनके पास कोई जो है वो सप्लाई, इलेक्शन और क्या कहते हैं एजुकेशन और तमाम चीजें नहीं है, एक इसी पे कंसंट्रेशन है। तो इसका फर्क पड़ेगा। जो एक कंसंट्रेशन ऑफ वर्क है, जो एक फोकस है जी, वो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ फिर ये होगा कि वर्कलोड के नाते कोई चीजें पेंडिंग नहीं होगी। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो डीआईजी लेवल पे, आईजी लेवल पे, डीजी लेवल पे, एडीजी लेवल पे, क्योंकि लगातार। चलिए राजेश जी, मतलब आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एक स्मूथनेस देखने को मिलेगी, और काम का जो हम लोग देखते हैं कि प्रेशर ज्यादा होता है, और उस वजह से भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हर्डल्स आते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट जरूर करेगा। मैं कुछ और चर्चा भी आपके साथ जरूर करूंगा, लेकिन इस बीच इरफान सोलंकी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। इरफान सोलंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इरफान सोलंकी जी, गुंडा नियंत्रण विधेयक जो लाया गया, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई अभी आपने मुझे जोड़ा तो मैं कुछ बातें सुन पाया, कुछ नहीं सुन पाया, पर मैं जरूर कहूंगा कि अभी भाई जो उदाहरण दे रहे थे कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मुकदमा हो जाएगा तो वो अपने शहर नहीं आ पाएगा, उसको तरीपार कहा जाता है। अब वो तो पहले भी नहीं आता था। अगर अदालत उसको तरीपार कर देती है अपने जिले से, तो उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो जिले में वापस आ जाए। उस काम की देखरेख करने का काम तो बहुत पुराना है, वो तो पुलिस पहले भी कर रही थी। आपको याद होगा, माशाल्लाह आप हमसे ज्यादा समझदार है, पढ़े लिखे, और माशाल्लाह आप एंकर भी हैं। ये तो काम पहला कौन सा नया काम हुआ भाई साहब? अभी एक आंदोलन चल रहा था हमारे समाजवादी पार्टी का, और हम तो करते रहेंगे क्योंकि बीजेपी की नीति ही खराब है। तो उसमें 151 लगी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो 151 ये होता है कि आप कोर्ट में जाएंगे, मजिस्ट्रेट उसको बेल लेके छोड़ देता है। उस बेल के लिए लखनऊ में 4 दिन लग गए भाई। कानून अच्छा है, पर कानून के आड़ में जो शोषण हो रहा है वो गलत है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये भी एक जो नया कानून है ये शोषण के लिए अब और ज्यादा बढ़ावा देगा, इसका कोई एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ये आप भविष्य में देख रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान और खास तौर से हमारा यूपी और हम जिस शहर से आते हैं कानपुर भयमुक्त अपराध मुक्त होना चाहिए, पर उसके लिए कथनी और करनी और नियत साफ होनी चाहिए। जी चलिए इरफान जी, मैं आपकी बात का जवाब ले लूंगा। जवाहर सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है, वो आपकी इस बात का जवाब देंगे। लेकिन मैं चर्चा थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र जी, सबके कन्वर्सेशन आपने सुन लिए हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, ऐसा है, जो ये विधेयक में संशोधन किया गया है इसके प्रारब्ध में जाने की आवश्यकता है। अगर हम अपराध को विभाजित करना चाहें तो अपराध मुख्यतः 2 भागों में होता है, एक तो संगठित अपराध, दूसरा असंगठित अपराध। और दोनों तरह के अपराधों का उद्देश्य क्या होता है उसको समझने की आवश्यकता है, और खतरनाक कौन सा ज्यादा होता है। असंगठित अपराध जो है वो ट्रेडिशनली नहीं होता, जो वो वो कहते हैं रूटीन में नहीं होता, वो बाई चांस होता है, अधिकांश उसकी बात कर रहा हूं मैं। जी। और जो संगठित अपराध है जो कि ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली, और जिसका उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं जो है अंतोगत्वा पैसा कमाना, और जिसको तमाम राजनीतिक आकाओं का संरक्षण प्राप्त होता है, तमाम जो है पुलिस के महकमे के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है,
इवन मैं तो ये कहूंगा कि न्यायपालिका में निचले स्तर पर तमाम जो है जो अधिकार जो लोग हैं, जो जजेस वगैरह हैं, उनका भी संरक्षण प्राप्त होता है। तो उन्हीं की देखरेख में जो इस तरह का जो अपराध, जो संगठित अपराध है, वो चलाया जाता है पूरे देश के अंदर। अब चूंकि विषय उत्तर प्रदेश को लेकर है, तो इस पर चर्चा जो है को आगे बढ़ाते हुए इसमें किन अपराधों को शामिल किया गया वो देखने की आवश्यकता है जी। अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। आज मान लीजिए जो भी आपकी ब्रैकेट है उसको बढ़ाना। मानव तस्करी, इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। पशु तस्करी, गौ हत्या और अवैध खनन, आपका नकली नोट का व्यापार, आपका नकली दवाइयों का व्यापार, आपका अवैध हथियारों का निर्माण और उसका व्यापार। तो ये सारे जो अपराध हैं जो कि शामिल किए गए हैं, ये सारे अपराध जो है संगठित क्षेत्र से संबंधित अपराध हैं। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए, अगर आप ये चाहें कोई भी अगर कानून बनाने के बाद तुरंत अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो 100% साउंड प्रूफ हो जाएगा, ये असंभव है। फिर तो आदर्शवादिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, राम राज्य स्थापित हो जाएगा, वो संभव नहीं है। लेकिन कानून बनाने के बाद एटलीस्ट उसको कम से कम जो 1 साल जो है अमली जामा में आना चाहिए, एग्जीक्यूशन में आना चाहिए। उसके बाद उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखने की यही चैलेंज, यही मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इरफान जी ने भी इसी बात को कहा, क्योंकि कानून तो हमारे देश के अंदर पहले से भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ऐसी चीज है कि हम ये कहें कि हाँ एकदम ही नया है कुछ। हाँ, ये जरूर है कि संशोधन करके कुछ कुछ चीजों को इसके अंदर शामिल किया गया है कि हाँ इसको हम लोग और बेहतर प्रॉपरली हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन जब एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर हम लोग आते हैं तो वहां पर ही शक व शुबा शुरू होती है। उसी का जिक्र अभी इरफान जी कर रहे थे। क्या लग रहा है कि इससे सपोर्ट और क्या मिलेगा और बदलाव क्या इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या बदलेगा इससे? इसको हमें एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेना चाहिए। उसका कारण है उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जिसमें 75 जनपद हैं और उसमें 2 जनपद का जिक्र किया गया है, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ। है क्या इन दोनों जनपदों की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इसके सराउंडिंग एक अच्छा खासा औद्योगिक क्षेत्र है। नोएडा जो है यूपी का सबसे बड़ा एस्टैब्लिश जो है इंडस्ट्रियल हब है। उधर लखनऊ के आसपास, कानपुर के आसपास का जो एरिया है वो भी जो इंडस्ट्रियल हब है। चूंकि इसीलिए इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ देखने की आवश्यकता है कि जो लोग, देखिए है क्या कि अल्टीमेटली आप कोई भी काम करते हैं, अपराध जगत को खासकर जो संगठित अपराध, उनका सबका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो इस पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य सरकारें हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो मैं आपके माध्यम से सारे दलों से, बजाय जो है शुरुआती समय में प्रश्न खड़ा करने के, आपको इंतजार करना चाहिए 6 महीने का, साल भर का। और इसमें एक खास बात यह है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है, जो पहले फंक्शनिंग पुलिस कमिश्नर और जो अभी आईपीएस ऑफिसर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो उसमें होता था, तो उसको फर्दर जो है, जो स्पेशली जो पुलिस का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को ही प्राइमा फेसाई एड्रेस करना। तो डीसीपी को जो है इसमें वो किया गया, असाइन किया गया, ये अच्छा संकेत है। अब अगर हम सिर्फ शक पैदा कर लें कि नहीं इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तो किचन के अंदर, मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं, किचन के अंदर हम गैस स्टोव इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो कितना फायदा है, समय की बचत है। सबसे बड़ी बात जो है, कम समय में आप जो तमाम पकवान बना सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि गैस सिलेंडर फट जाएगा तो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा, मौत भी हो सकती है। तो ये सोचकर क्या मतलब कोई कानून न बनाया जाए? कानून तो बनाना चाहिए। हाँ, यदि इसका गलत इस्तेमाल कहीं पर आता है तो उसके लिए तमाम अदालतें हैं। कोई भी अदालत बिना साक्ष्य के तो जो है फैसला देती नहीं ना। मान लीजिए, मैं मान लेता हूं विपक्षी दलों की बात को, यदि किसी के ऊपर जो है बिना किसी एविडेंस के चार्ज कर दिया फॉर एग्जांपल, तो बिना एविडेंस के वो सस्टेन नहीं करेगा ना। तो ये कहना कि नहीं जी इसका दुरुपयोग होगा, ये जल्दबाजी होगी। इंतजार करने की आवश्यकता है। ये संगठित अपराध को लगाम लगाने के लिए कानून है, इसका हमें स्वागत करने की जरूरत है। इरफान जी, अगर आपने बात सुनी हो शैलेंद्र जी की, तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा रिएक्शन दें, क्योंकि संगठित अपराध को अगर लगाम लगाना है तो कुछ इस तरीके के संशोधन की आवश्यकताएं हैं। इरफान जी। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसमें होना चाहिए, पर आप मेरी बात समझ नहीं पाए साहब। जो आप कह रहे हैं नोएडा, गाजियाबाद और इन सब की बातें कह रहे हैं, देखिए आरोप नहीं लगाया जा रहा है, नियत पे सवाल है। सवाल है नियत पे। क्यों है इरफान जी, ये मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। सवाल इसलिए है मेरे भाई, आप अभी शैलेंद्र जी जो भी नाम था, मैं माफी चाहूंगा, मैं नाम नहीं सुन पाया हूँ। जी, शैलेंद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी शैलेंद्र जी, ऐसा है
कि बहुत सीधी सी बात ये है कि इससे पहले भी जैसे आपने अभी कहा मनी लॉन्ड्रिंग और जो नकली नोट छापना तो देशद्रोह पहले ही है भाई। कानून जो हमारी संविधान है उसमें कोई ऐसी दफा नहीं है जो छूती हो। तो इसमें कोई ऐसा जैसे मान लीजिए कोई मेरा नकली एक नोट प्रश्न है, छाप छोटा सा प्रश्न है। आप सरेन जी बोले तो मैं बिल्कुल खामोशी नहीं, से मैं आपकी बात सुना। प्रश्न ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं उसमें। बोलिए बोलिए, मैं बाद में करता हूँ। जी जी इरफान बात जी। ऐसा है, जब आपने अभी नकली नोट की बात कही तो नकली नोट छापना यानी देशद्रोही का मुकदमा है। तो देशद्रोही का मुकदमा तो इससे पहले भी लोगों के ऊपर लगे रहे, और किसी ने अवैध हथियार की तस्करी करी, वो भी देशद्रोह का मसला है। तो मेरे भाई, हमारे कानून जो हमारा संविधान है और जो हमारा अदालत है यानी लॉ है, उसमें कोई भी, मैं जो मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो, कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जिससे अपराध ही अपराध करके बच जाए, नहीं बच सकता है। अगर चाह ले पुलिस, अभी भी पुलिस माशाल्लाह इतनी होशियार समझदार है कि चाह ले, वो एक अंग्रेजी में कहावत है या हिंदी में कहावत है, जहाँ चाह होती वही राह होती। हमारे अंदर इच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा, इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा साहब। इरफान जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि यदि जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें अगर कुछ संशोधन किया गया है, संगठित श्रेणी है अपराध की, उसमें तमाम जो अपराध हैं उनको सम्मिलित किया गया है, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? भाई आप बातें, हम तो आपको कह रहे हैं स्वागत है, बस आप कानून बनाइए, देश का हित में करिए। लेकिन उनको मंशा पर सवाल है, उनको मंशा पर सवाल है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। पहले से ऑलरेडी है, आप नया संशोधन भी कर लीजिए लेकिन वो होगा नहीं। जवाहर जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। जवाहर जी जवाब दीजिएगा इरफान जी को। अरे आप ये बताइए, इनकी सरकार में तो केवल अराजकता थी, ये अवैध खनन का, अवैध शराब का, तमाम ऐसे काम होते थे। ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। गौतम बुद्ध नगर है, आप बताओ, लखनऊ राजधानी है, ये बताइए अगर जो है ये गुंडा अपराधी अगर इनको संरक्षण देंगे तो कहां प्रगति होगी, कहां विकास होगा? चिल्लाए नहीं। जवाहर जी देखिए, इरफान जी ये कह रहे हैं कि देखिए वो ये कह रहे हैं कि वो आप इनमें संशोधन जो कर रहे हैं उसका वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जवाहर जी उनको केवल इस बात से एतराज है, वो ये कह रहे हैं कि पहले ही ऑलरेडी इतने एग्जिस्टिंग कानून हमारे पास हैं, उसको ही आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, और अगर कर लिया होता तो इस संशोधन की भी जरूरत नहीं पड़ती। उनका सिर्फ इतना कहना है, कानून लाए बहुत अच्छी बात है, एग्जीक्यूट कैसे करें? आप ये बताओ। नहीं, इन्हें तो केवल विरोध कर, आप इनके सरकारों में क्या होता था? आज ये सरकार हर जगह जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि सच सुनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। देखिए, या तो मेरे भाई इरफान भाई अब सुन लेते हैं, जवाहर जी की बात को सुनते हैं। चुप कराइए। इरफान जी बात सुन लेते हैं, जवाहर जी क्या कह रहे हैं। जवाहर जी अरे ऐसा है, मेरी बात इनसे कहिए, चिल्लाए ना पहले, तो पहले मेरी बात अगर ढील नहीं चिल्ला नहीं रहे हैं। जवाहर जी आराम से ही बोल रहे हैं, मुझे लगा शायद आप तक ऑडियो थोड़ा तेज पहुंच रहा होगा। जवाहर जी कंप्लीट करें। शांति रहो। मेरी बात सुनने, मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत के संविधान और भारत में जो लॉ है यानी आधारित कार्रवाई पे पूरा भरोसा है, पूरी आस्था है, और उसी पे देश आज माशाल्लाह 70-75 साल आजादी के हो गए, देश चला और आगे भी चलेगा जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक हिंदुस्तान में कानून बना रहेगा। कानून जो मौजूद है अगर उसी को सही से लागू करा दिया जाए तो मजा रहे कि चिड़िया भी पन मार जाए। चलिए राजेश जी से मैं इस पर एक रिएक्शन लेता हूं। राजेश राय जी, अगर आप इस बात को सुन रहे हो, मैं फिर से वही चीज आपसे पूछूंगा, क्योंकि उस व्यवस्था में रहते हुए आप तो बहुत बार इन सारी चीजों से दो चार हुए होंगे, क्या जरूरत थी इस तरीके के संशोधन की, और अगर है ये कितना सपोर्ट करने वाला है? क्योंकि इरफान जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कानून है लेकिन हमें जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। सवाल इस बात का है। राजेश जी देखिए, जिस संविधान के अंतर्गत तमाम कानून बनते हैं या जो बनाती है, विधायिका बनाती है या संसद बनाती है, वो संविधान ही खुद जो है वो 70-75 बार जो है वो संशोधन हो चुका है। वैसा नहीं है कि कानून संशोधन नहीं होता है, कानून संशोधन होते हैं। अभी पिछले दिनों काफी 1800-1900 जो कानून थे जो जिनका कोई मकसद नहीं रह गया था उनको समाप्त भी किया गया। कानून बनते हैं, जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो कानून बनते हैं। अब ये देखिए, जैसे हमारा कमिश्नरेट सिस्टम बना, तो जो कमिश्नरेट सिस्टम बना ये भी एक नियम और कानून के तहत बना, और उसकी अलग एक व्यवस्थाएं हैं। जो नॉर्मल जिलों की व्यवस्था है, उस जिले में जैसे होता है कि जिलाधिकारी जो है वो हेड ऑफ द क्रिमिनल स्टेट होता है, क्राइम का वो होता है, और डीएम एसपी दोनों मिलकर करते हैं।
तो जितनी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुलिस से रिलेटेड हैं, उनके पावर्स डीएम के ही पास थी सीधे। जैसे गैंगस्टर एक्ट में परमिशन देना है, गुंडा एक्ट का चालान हुआ तो उसकी हियरिंग करना है, जैसे 107-16 होती है, जैसे 151 का जिक्र किया उन्होंने, उसकी सुनवाई एसडीएम करते हैं। तो ये तमाम ऐसी पावर्स थी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी। और जब ये कमिश्नर सिस्टम बना तो इनमें से जो बहुत सी चीजें और तमाम कमिश्नरेट में है वो इस कमिश्नरेट में नहीं इंक्लूड की गई। जो भी ऊपर अपना वो होता है, लोगों में आपस में विवाद चलते हैं आईएएस में आईपीएस में, तो वो अपने किसी पावर को रोकना चाहते, नहीं जाने देना चाहते, तो बहुत सी चीजें नहीं आई। ये भी नहीं आया। ये जो गुंडा एक्ट का अब जैसे इसमें संशोधन करके कुछ उसमें जो है वो जो क्राइम है उनको भी और ऐड कर दिया गया। और बेसिकली गुंडा एक्ट में जो रिपीटेड क्राइम करते हैं उन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर, देखिए ऐसा ना बहुत सी चीजें ऐसी है, मैं आपको बताऊं इसमें कि एक तो होता है कि जो आईपीसी के क्राइम है, लेकिन बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसे नियम है, जैसे एनएसए है। एनएसए में अगर पब्लिक ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो उसमें एनएसए में भी कार्रवाई होती है। वो इन एडिशन टू जो आईपीसी में कार्रवाई है, अगर कोई 302 में जेल गया है या किसी बलवे में जेल गया है, बलवे में भी जेल जा सकता है और एनएसए में भी वो साल भर तक डिटेन रह सकता है। उसी तरह से गैंगस्टर एक्ट है, उसी तरह से गुंडा एक्ट है। ये एडिशनल कार्रवाई है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो क्रिमिनल करने वाला है उसके ऊपर दबाव बने और इस दबाव के नाते वो आगे भविष्य में क्राइम न करे। तो ये जो गुंडा एक्ट की बात है, ये पहले चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किया करते थे, उनके पास होता था। अब इस चीज को कमिश्नर सिस्टम में केवल 2 जिलों में, केवल गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में, क्योंकि वहां पर कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पर कमिश्नर सिस्टम को और मजबूत करने के लिए, और दूसरी चीज की कमिश्नर सिस्टम में लोगों के पास इतना समय है, उनके पास व्यस्तता है, लेकिन उससे ज्यादा व्यस्तता जब एडीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास रहती थी, वो समय न मिलने के कारण बहुत पेंडेंसी पड़ी रहती थी। अब जब इनके पास रहेगा तो इनकी जिम्मेदारी होगी, इनकी मॉनिटरिंग होगी, वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटर करते रहेंगे। और जहां नियत और उसकी बात कही चाहत थी, तो वो बिना नियत चाहत के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो है एडवांटेज है वो पब्लिक को मिलेगा, जो अपराधी हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। हेलो सोलंकी जी बोल लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इससे इनके पास टाइम मिलेगा, ये मॉनिटरिंग करेंगे। मैं आपको उदाहरण के साथ बात कर रहा हूँ, उसका जवाब मुझे दोनों व्यक्तियों से चाहिए कि अभी हाल ही में हमारे एक आंदोलन हुआ था लखनऊ में, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ के हिरासत में भेज दिया था। दफा 151 लगाई थी। क्या मजिस्ट्रेट जो आपके कम्युनिस्टेट बने थे, उन्होंने उनको 4 दिन से 5 दिन बाद बेल दी है 151 की, जबकि 151 माशाल्लाह आप सब समझदार है, हमसे ज्यादा कई बुद्धिमानी है, कई ज्ञानी है आप सब। 151 तो आप करे जाइए, बेल हो जाती है। आप जमानत लगे, बेल हो जाए। 4-4, 5-5 दिन उनके पास टाइम नहीं मिला। मैं उदाहरण प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। राजेश राय जी से कमेंट लेता हूं मैं इस पर। आ रहा हूं शैलेंद्र जी आपके पास। राजेश जी जवाब दीजिए। जी मैं समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आदरणीय विधायक जी मेरे विधायक रहे हैं और मैं एक जिले में रहा हूँ, वहाँ के रहने, मतलब वहाँ पोस्टिंग मेरी रही है। देखिए ये बात, इनका विधायक जी का ये दर्द अपने आप में बहुत उचित है कि जिसको 151 में बंद किया उसको उस बेचारे को 4 दिन जेल में रहना पड़ा। ये बात सही है, लेकिन इन सब का जो है, इन सब का एक रिलीफ है, वो कोर्ट में जाकर के उसकी रिलीफ ले सकते हैं। पुलिस की जहां तक बात होती है तो पुलिस ये चाहती है, पुलिस का ये उद्देश्य रहता है कि जिस आदमी से शांति भंग का खतरा है, अगर उसे किसी तरीके से हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन डिटेन कर सके तो कम से कम उस दौरान शांति रहेगी और चीजें सेटल हो जाएंगी। पुलिस तो ये कोशिश करती है कि जिस आदमी को, अब तो इधर बीच में तो चूंकि बहुत से ऐसे कानून आ गए जिसकी वजह से 151 वालों को तुरंत बेल भी मिल जाती है और कई बार तो थाने से भी बेल देते हैं जहां शांति भंग की आशंका समाप्त हो जाती है। लेकिन पहले तो हम लोगों ने तो ये किया है उस जमाने में जब हम लोगों ने नौकरी शुरुआत की और बाद में कि केवल 151 से क्राइम कंट्रोल कर लेते थे। 151 में किसी को बंद किया और जिससे शांति भंग की आशंका रहती थी उनके जो है वो बेल के जो जमानत के प्रार्थना पत्र आता था उसके वेरिफिकेशन में डाल देते थे। 10 दिन 12 दिन तक वो पड़े रहते थे जेल में, बाहर शांति हो जाती थी, बाहर निकलते थे। 151 में आदमी जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो सुस्त हो जाता था कि नहीं इस तरह की गड़बड़ी मत करो। तो ये सोलंकी साहब का, आदरणीय सोलंकी साहब का जो ये दर्द है ये अपनी जगह सही है, लेकिन ये कि अब ये तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में लीगल उसको रिलीफ भी है। वो कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, इस बात की अपील कर सकते हैं। जिन्होंने उसको 4 दिन रखा उन अधिकारी को, और अधिकारी का जवाब तलब हो सकता है, उनके खिलाफ जो है वो अलग से
स्ट्रिक्चर पास हो सकता है। ये तमाम उसमें जो प्रोसीजर है वो तो सारा ही है, ये भी कानून के तहत हुआ, किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं हुआ। और पुलिस तो चाहती है, ये बिल्कुल सही है कि जो प्रशासन है वो चाहता है कि जो अशांति करने वाले लोग हैं, जो शांति भंग को करने वाले लोग हैं, उनको जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना वो अगर चार दीवारी के बीच रहेंगे तो उतना बेहतर है। और लोग जो है वो शांति से रह सकें। शैलेंद्र जी, देखिए, इरफान जी ने अभी जो एक प्रश्न खड़ा किया और उन्होंने तुलना की दो अपराधों की। आदर्श वार्ता की स्थिति मैंने अभी कहा संभव नहीं है। एक थप्पड़ मारने की सजा और एक मृत्युदंड की सजा की कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। देखिए, मैंने कहा ना, अब मान लीजिए कोई क्राइम अगर हो जाता है तो उसकी विवेचना आपको करनी पड़ेगी और उसको इस आधार पर करनी पड़ेगी कि वो क्राइम का लेवल क्या है। अब जैसे 151 का आपने एग्जांपल दिया, तो आपके तमाम कार्यकर्ता जो पॉलिटिकली एजिटेशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन के लिए कहीं बैठे हुए हैं, अगर पुलिस को कहीं लगा कि इनकी वजह से शांति वहां भंग हो सकती है, तो अगर उनको 3 दिन डिटेन कर लिया तो उसमें कौन सा महाभारत हो गया। और यहां राजनीतिक तौर पे मान लीजिए यदि आपको लगता है कि नहीं, रेगुलरली रिपीटेडली अगर आपके साथ जाती हो रही है, तो आपके लिए अभी आईपीएस अफसर ने जो है, एक्स आईपीएस अफसर ने अभी आपके सामने उसका व्याख्यान दिया, आपके पास न्यायालय का प्रावधान है, आप जा सकते हैं। इवन पॉलिटिकली भी आपके पास एक अच्छा मटेरियल हो जाएगा कि सरकार के द्वारा लगातार कॉन्टिन्यूअसली आपके विरुद्ध इस तरह की चीजें इकट्ठा की जा रही हैं और प्रायोजित तौर पर आपके खिलाफ जो भी चीजें की जा रही हैं, तो इससे तो उल्टा आपको समर्थन और मिलेगा, बजाय इसके कि जो ये संगठित अपराध के लिए जो कानून बनाया गया है। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी एक ऐसा कानून है पूरी आईपीसी में जिसमें इतने सारे अपराध जो है एक साथ इकट्ठित हैं। कोई भी ऐसा कानून नहीं है। अलग अलग तौर पे जो है, किसी में नकली नोट का है, किसी में आपका जो है गौ तस्करी का है, किसी में मानव तस्करी का है, किसी एक कानून में इतने सारे अपराधों का संगठित तौर पर जो है मिश्रण नहीं है। तो गुंडा एक्ट में अगर सारे संगठित अपराधों को अगर एक साथ लाया जा रहा है तो अच्छी बात है। मैं तो ये तमाम देश की प्रदेशों की सरकारों से, इवन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है। यहां पर पार्टी पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए, सरकारें जो है अगर कानून बनेंगे, सख्ती से पालन होगा, उसके बाद भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और यदि कानून नहीं बनेंगे तो भी मुख्यमंत्री बनेगा। तमाम जो अन्य देशों के अंदर भी तो सरकारें बनती है ना, वहां पर भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो देश के अंदर जो है ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए जो न्याय व्यवस्था मजबूत हो। ऐसी परिस्थिति में आप भाजपा के सामने, मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप लोगों के सामने इस तरह का रोड मॉडल क्यों नहीं लेके आते कि आपने इस तरह का अमेंडमेंट किया हुआ है, हम इससे और बेहतर करके देने वाले हैं, बजाय उसके अभी एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इंतजार करना चाहिए और इनसे बेहतर डिलीवरी की बात करनी चाहिए। इरफान सोलंकी जी, जवाब दें। देखिए भाई, हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं, हमें कतई कोई दिक्कत नहीं है और हम तो चाहते हैं कि अपराधी खत्म हो ताकि एक आम आदमी अपने घर, अपने परिवार के साथ सुरक्षित सांस ले सके। पर इसके चक्कर में किसी ऐसे आदमी को, अभी मेरे भाई इन्होंने एक बात कही थी कि एक थप्पड़ मारने का और एक किसी को मर्डर करने की सजा एक नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, और दोनों मेरे सीनियर लोग हैं। एक आंदोलन चल रहा है, सपोज हम एक आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पथराव हो गया, किसी का पत्थर लगा, उसका इंतकाल हो जाता है, और एक आदमी जिसने गोली चलाई जानबूझ के एक को मार दिया। दोनों में पुलिस दोनों पे 302 का मुकदमा लिखेगी, मेरे ऊपर भी 302 लिखेगी और वो आदमी जिसने मर्डर करा उस पर भी 302 लिखेगी। पर जब आपको अपराध लिखा जाएगा, यानी जब मुकदमा लिखा जाएगा, जो उसका आधार बनाया जाएगा, जो FIR लिखी जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि इरफान सोलंकी ने आंदोलन में घूमे जाए, अनजाने में किसी भी कल्लू मल्लू किसी को गुम्मा लग गया, उसकी डेथ हो गई। तो उसके आधार पे जज साहब हो सकता हमें बेल दे दे, हो सकता ना दे, पर वो आदमी जिसने गोली चलाई है वो तो 302 का मुजरिम है ही। भाई उसने जानबूझ के कत्ल करा है, 90%, 99%, 100% उसको जेल होनी चाहिए। मेरे कहने को यदि ये कानून बनता है तो न्याय पे भी पूरा लोगों को भरोसा दिलाए। आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, यहाँ पे है कमिश्नर। ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा काम होने जा रहा है, कोई अजूबा कर दिया मोदी जी, योगी जी ने, माफ करिएगा, कोई अजूबा नहीं कर दिया है जिसके लिए बहुत शाबाशी मिले। ऐसा नहीं है, ये तो पहले ही कानून लागू है, हमारे हिंदुस्तान में ही लागू है, बड़े बड़े शहरों में लागू है। तो इसके लिए पीठ क्या थपथपाना, इसके लिए क्या वाहवाही लूटना। नहीं, लेकिन इरफान जी एक साथ नहीं थे ना, ये सारी चीजें अलग अलग तो हैं, लेकिन एक साथ नहीं थे। यही बात तो शैलेंद्र जी ने समझाई। हम तो कह रहे हैं आपने बहुत देर कर दी आते आते, आपको तो और पहले आ जाना चाहिए। कोई भी ऐसा एक कानून नहीं है पूरे देश में जिसमें इतने सारे अपराध शामिल हों। मैं आपको दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर। हम तो कह रहे हैं
आपने देर कर दी, आपको तो 4 साल पहले आना चाहिए। सर ये राजनीतिक प्रश्न है, ये आप हाँ, इसका जवाब ले सकते ये हैं। टाइमिंग का तो सवाल है। चलिए जवाहर सिंह राजपूत जी चलिए ठीक है। इरफान जी ने एक बड़ी बात यहाँ पर उठा दी है, वो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, एक तो वो स्वागत भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन को लेकर सवाल हैं उनके, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही अच्छा था तो भाई 4 साल तो होने को आ गए, थोड़ा पहले ले आए होते, क्योंकि आप लोग तो यही कह के आए थे सत्ता के अंदर, ये समय क्यों लगा इतना? अपराध नियंत्रण करने के लिए अरे गुंडा एक्ट में और खास तौर से लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ और उसमें डीएम की बजाय अगर पुलिस कमिश्नर को दे दिया तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है कंट्रोल हो, उसके लिए व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जा रही है। और ये इन्हें तो पहले स्वागत करना चाहिए। ये कह रहे प्रबंध समिति को सौंपने के इनके लोग, तो बताइए ये इसके खिलाफ है। यानी गुंडा पे तो सबको एक साथ रहना चाहिए, सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। और योगी जी का तो कल एक ही दे कि कम से कम शांति व्यवस्था है। और जो व्यवसाय केवल नहीं बढ़ पा रहा है, व्यापारी जो ये उद्योगों का नहीं बढ़ पा रहा है, वो केवल गुंडों की वजह से नहीं बढ़ पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जवाहर सिंह राजपूत जी उनको हमेशा यही है भाई कि देखिए कानून जब बनता है तो उसका इस्तेमाल फिर गलत तरीके से होने लग जाता है। अब चूंकि सत्ता आपकी है तो ऐसा ना हो कि उसका गलत इस्तेमाल आप लोग करने लग जाएं। गुंडों पे कोई नियंत्रण हो। जवाहर सिंह राजपूत जी, देखिए ऐसा है, जवाहर सिंह राजपूत जी गलत इस्तेमाल तो नहीं करने लग जाएंगे, वो बार बार यही उनको शंका है। बात होती भाई पुलिस नहीं, आप ये बताओ, ये देख रहे हो 4 साल होने जा रही है, कितना कई जगह जो है ये शांति व्यवस्था होने से डिफेंस कॉरिडोर का व्यवसाय जहाँ के तहाँ लौट आए, अन्यथा व्यवसायी वहां नहीं जाता जहाँ गुंडा राज चलता है, अराजकता होती है, जहाँ खुलेआम लूट होती है। हम भी बोलेंगे, जब ये बात अपनी खत्म करना मैं भी बोलूंगा एक बार, मुझे बोलने दीजिए भाई, एक बात मेरी आ जाने दीजिए भाई, एक बात। और आज हालत ये है कि यहाँ पर हर व्यवसायी चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, लखनऊ हो, हर जगह आप चलिए जवाहर जी कंक्लूजन पर आ जाते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल एक लाइन में सवाल है तो एक लाइन में सोच रहा हूँ कि आप जवाब दे दें। चलिए बढ़िया है, आप बेहतर बनाए भाई, इसीलिए सत्ता आपको दी गई है, जनता ने आपको इसीलिए चुना है। आप उनसे अपना कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि जनता के बीच आप यही कह के आए थे कि भाई इनके राज्य में अच्छा नहीं, हम राज अच्छा करेंगे, हम तो राम राज्य लाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ये बताइए राम राज्य की परिकल्पना में तो ये काम सबसे पहले होना चाहिए था। 4 साल क्यों लगाए? 4 साल का समय क्यों लगा आपको? तो किस बात का विचार हो रहा था? नहीं लगा, आपने देखा होगा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस प्रणाली अभी आई है, उसका परीक्षण के तौर पे आता है। आज अच्छा समझा कि इसमें बदलाव लाना है तो पुलिस कमिश्नर को दे दिया, तो धीरे धीरे इसमें प्रगति हो रही है कि हाँ परेशानी इसलिए किया गया है। लेकिन इन्हें तो ये बुरा लग रहा है कि गुंडों पे, अपराधियों पे, ये तो इनके साथ रहे ना, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। इस पे कंट्रोल करने के लिए योगी जी, इरफान सोलंकी जी बुरा लग रहा है भाई, इरफान सोलंकी जी बुरा लग रहा है क्या आपको? स्वागत करना चाहिए था। चलिए इरफान जी से जवाब लेते हैं। ये इरफान सोलंकी जी, गुंडा अपराधियों के साथ रहे, ये तो इनको चुप तो कराए। भाई मेरी एक बात सुन ले, आपको याद होगा कानपुर में एक कांड हुआ था विकास दुबे का, आज उसको साल भर होने जा रहा है, साल भर। उसको 1 साल होने के बाद अब ये जागे योगी जी, अभी बीच में हफ्ते 10 दिन पहले या 1 महीने पहले के लगभग फिर एक कांड हुआ था, जो हमारे भाई, क्योंकि मैं टीवी पे नहीं हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मेरी बदनसीबी है कि आज मैं टीवी पे नहीं हूँ, वरना मेरे भाई मेरे पास तो सवाल इतने थे शायद ये जवाब ना दे पाते। नहीं आप बराबर सवाल पूछ सकते हैं, टीवी पर नहीं है तब भी क्योंकि आवाज तो आपकी आ रही है। इनसे पूछ लें कि साल भर पहले जब एक विकास दुबे वाला कांड हुआ तो उसी समय ले आते, क्यों इतना टाइम लगा दिया? क्यों लगा दिया? सो रहे थे क्या? अब जागे? अभी हाल में 15-20 दिन पहले आपको याद होगा एक कांड और हुआ था, इस सिपाही के साथ भी हुआ। पुलिस कमिश्नरी 2 जगह लागू की गई है, अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, पूरे प्रदेश में नहीं लागू की गई, बाकी तो कार्रवाई तो चल रही गुंडाओं के खिलाफ। आप देखो कितनी, अरे हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, खनन का हो, किसी भी तरह का हो, हर जगह कार्रवाई चल रही है, बाकी 2 जगह चल रही है। अवैध खनन में हम बता देंगे, अभी ये फोन बंद करके चले जाएंगे, पुलिस कमिश्नरी अवैध खनन के बारे में बता देंगे हम। चले तो जनता सब जानती है। चलिए राजेश राय जी, अभी 2 कमिश्नरेट बने हैं, चूंकि ये नए ही अभी हालिया हम लोग देख रहे हैं कि ये व्यवस्था की गई है, क्या इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये संशोधन करके अभी इसको वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है? ये देरी की वजह यही समझी जाए? राजेश राय जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है अभी हाल में लागू हुआ है,
वो भी दो जिलों में लागू हुआ है। और मैं समझता हूं कि जो पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे शैलेंद्र दुबे जी, ये कमिश्नरेट सिस्टम भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू हुआ है और बाई एंड लार्ज जो उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है, मैं समझता हूं परिणाम आमतौर पर जो नॉर्मल था उससे काफी मुझे तो उसमें परिणाम बड़े सुखद नजर आ रहे हैं। माने ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला सिस्टम था जो साथ में था डीएम और एसपी वाला, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको जो अपने रूटीन काम थे, अपने जो नॉर्मल काम थे, उसके लिए उनको लोगों को समय खूब मिल रहा है। और जो पुलिस वाले हैं उसको सब लोग बड़े वरिष्ठ अधिकारी एक एक जिले में जहां पर 3-3, 4-4 एडिशनल एसपी, 5 एडिशनल एसपी चीजों करते थे, वहां पर एसएसपी और एसपी रैंक के जो है डीसीपीज हैं 8-8, 9-9, 10-10 हैं। तो चीजों में फर्क आया है। और ये जरूरत तो ये है, जैसा भी आदरणीय सोलंकी जी कह रहे थे कि भाई तुरंत ही क्यों नहीं लाए, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो समझता हूँ कि लाने की बात तो यह है कि सरकार को ही सोचना चाहिए कि जब हमारे 2 जगह पे कमिश्नर सिस्टम अच्छा चल रहा है तो इसको आदरणीय इरफान सोलंकी साहब के भी जिले में ले जाएं। कानपुर बहुत अच्छा जगह है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आगरा है, बरेली है, मेरठ है, ये इसको और जगहों पर भी ले आना चाहिए जिससे कि वहां पर भी स्थितियां बेहतर हो। और ये जो कानून में संशोधन है, ये संशोधन तो कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद जो कमिश्नर्स के पावर में बढ़ोतरी की बात है, ये जो काम जो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते तो उनको वहां से लेकर के इनको देने की बात है। तो इसमें कोई ऐसा विलंब नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ विलंब तो अगर हो रहा है तो ये हो रहा है कि और कमिश्नर जो कमिश्नरेट और बढ़े, जिससे कि जो ये इसका फायदा मिल रहा है, ये कम से कम 7-8 जिलों में जो हमारे केवाल टाउन से जो बड़े बड़े महानगर थे, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, और जैसे क्या कहते हैं आपका बरेली है, गोरखपुर है, गाजियाबाद है, तो सभी कमिश्नरी पर बिल्कुल। शैलेंद्र जी, क्या इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही इसको जोड़ेंगे क्या इसके साथ की, क्योंकि अभी इसको देख रहे हैं कि और बेहतर परिणाम होते हैं तो हम देखने हो सकता है कि भविष्य में हम देखें कि सभी जगह यही व्यवस्था हो, क्या ये इंतजार हो रहा था? देखिए आयुष जी, बिल्कुल है क्या कि देरी कहाँ पे हुई है वो भी मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ। इसको जो कमिश्नरेट जो व्यवस्था लागू की गई है वो सिर्फ 2 मंडल में की गई है। आपकी ये लखनऊ हो गया, दूसरा आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 75 जनपद हैं और उसमें 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इन्होंने 2 मंडलों का जो चुनाव किया है। तो बजाय इसके 2 के जो अन्य जो मंडल हैं उनमें कम से कम मेरा मानना यह है कि 10 से 12 मंडल इनको इनिशियली उसमें एड्रेस करना चाहिए था। लगभग ये जो अभी 4 साल के बाद ये कदम उठा रहे हैं, ये मेरा मानना यह है कि 2018 में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो आज जो स्थिति है, जो तमाम विपक्षी दल जो प्रश्न खड़ा करते हैं, आज इनके सामने एक डिलीवरी होती, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है और उसमें अगर आपको अर्थव्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करना है, क्योंकि ये मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि हमारे पूरे देश में जितने प्रदेश हैं उसमें है क्या कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 3-4 शहरों तक ही सीमित है। और जिस तरह केंद्र सरकार का प्रयास है कि उस अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकरण करते हुए चारों जो है क्षेत्रों में किसी भी प्रदेश के उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना, तो इस दिशा में जितने जो 18 मंडल हैं उनमें कम से कम 10 से 12 मंडल में इस तरह का प्रयोग करना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय उसके जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने 2 में इंप्लीमेंट किया है। तो इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन शैलेंद्र जी, ये मैं और थोड़ा समझूंगा आपसे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा क्या इसके पीछे की कोई पॉलिटिक्स भी आपको दिख रही है? एक तो हम लोग अभी ये जरूर देखेंगे हर चीज चुनावों के साथ जुड़ती है, 1 साल से कम का वक्त रह गया है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ये ऑलवेज बहुत बड़ा एक इशू होता है। क्या इसको इससे जोड़कर देख रहे हैं या फिर जो देरी की वजह है, जो बात आप कह रहे हैं, सिर्फ इतने ही तक है? शैलेंद्र दुबे जी, ये 4 साल का इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी राजनीतिक दल, अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह जो है संत महात्माओं की फंक्शनिंग की तरह जो है उसको अपनाता है, ऐसा नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अवश्य इस बात का प्रयास करता है कि चुनाव में जाने से पहले, चूंकि ये मानवीय स्वभाव है, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व जितने भी अच्छे काम किए गए हों उनका याद रखना उतना ज्यादा जो है प्रभावी नहीं होता जो तुरंत 1 साल पहले या 6 महीने पहले जो काम किए जाते हैं। तो चूंकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इस पे कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, तो उसी दिशा में ये उठाया गया ये कदम है और कहीं ना कहीं इसका इनको चुनावी लाभ भी मिलने वाला है। जवाहर सिंह राजपूत जी, टाइमिंग को लेकर के इसीलिए मैंने शैलेंद्र जी से पूछा और मैं फिर से समझना चाह रहा हूं, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना रहा है विपक्ष और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेकर के आप लोगों को घेरने की कोशिश होती है। अब समय कम है, इस वजह से भी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कह लें या जो भी कह लें, वजह यही है कि आप बेहतर डिलीवरी दे पाएं या दिखा पाएं कि कम से कम आपने ये किया कानून व्यवस्था को लेकर के, इसलिए अब ये जो वक्त है चुना गया है। जवाहर सिंह राजपूत जी,
नहीं 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 नहीं, आप जो कह रहे पक्ष में, ये लगातार जब से योगी जी सरकार आई है तो भय मुक्त समाज देने का इन्होंने जो संकल्प लिया था योगी जी ने, आज वो सब जगह दिखाई दे रहा है। आज केवल जो तो पुलिस कमिश्नरी की आपने जो बात करी है गौतम बुद्ध नगर लखनऊ के, यहाँ तो चूंकि पुलिस कमिश्नरी लगाने की वजह से यहाँ जिलाधिकारी जो हमारे विशेषज्ञ ये लोग बता रहे थे उस कारण से यहाँ परीक्षण के तौर पर किया गया है। अन्यथा आप देखें गुंडों के खिलाफ हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे पूरा वो पश्चिम में, मध्य बुंदेलखंड, किसी जगह भी हर जगह अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। और ये बिल्कुल नहीं है या तो वो सीटों के अंदर है या जिले से बाहर है, तो संरक्षण ये सरकार कोई भी नहीं दे रहा, चाहे तो विधायक हो या मंत्री हो, किसी भी प्रकार का सरकार के किसी भी अधिकारियों के द्वारा ये गुंडों अपराधियों को, ये जो इरफान सोलंकी जी कह रहे ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनकी सरकारों में तो सब यही काम होता था, इसलिए इन्हें पच नहीं रही है। इन्हें तो सर्वसम्मति से ये पास करना चाहिए था, इसका स्वागत करना चाहिए था। इसीलिए तो जनता ने आपको समर्थन दिया है राजपूत जी, अच्छा कदम उठाया जनता ने इसीलिए उनको हटाया है। हमें, अरे तो हमारा व्यवसाय आप देख रहे, अरे भाई आज देख रहे हैं आप जो है किसान खुशहाल है, आज व्यवसायी खुशहाल है, आज व्यापारी आप चाहे हम कह रहे गौतम बुद्ध नगर का हो, लखनऊ का हो, झांसी का हो, मेरठ का हो, गाजियाबाद का हो या गाजीपुर का हो, कहीं का हो, तो हर जगह केवल कानून व्यवस्था ही एक मेन होती है जिससे कम से कम हमारी जो रीढ़ है, जो शांति व्यवस्था बना था, आज इनके कार्यकाल में तो तमाम। इरफान जी, चूंकि अभी ये दोनों नए कमिश्नरेट बनाए गए, इस वजह से भी अब इसको देखा जा रहा था कि इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो तो कुछ और व्यवस्थाएं वहां पर की जाएं, और जैसे ही लगा कि हाँ उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं, वहां पर उनको और थोड़ा सा शक्तिशाली करने की कोशिश की और इसको एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर ये भी और बेहतर तरीके से होता है तो फिर सभी मंडल, या फिर जैसा कि अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि कम से कम 10-12 तो ऐसे होंगे जिनको ये लोग उसके अंदर शामिल करेंगे, या निकट भविष्य में ऐसी योजना हो सकती है, फिर क्यों शक शुबा है? इरफान सोलंकी जी, इरफान सोलंकी जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, इरफान जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजेश राय जी, क्या ये जो नए कमिश्नरेट बने हैं इसके बाद अगर यहां से भी पॉजिटिव रिस्पांस होता है तो ये मान के चलें किस तरीके की व्यवस्था हो सकता है कि निकट भविष्य में प्रदेश के अंदर और जगहों पर भी देखने को मिले? अभी चूंकि इन 2 ही जगहों पर व्यवस्था है इसलिए इस 2 के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम सब लोगों को, जो यहाँ की जनता है वो चूंकि देख रही है इफेक्ट इसका, लखनऊ में पॉजिटिव इफेक्ट है, गौतम बुद्ध नगर में भी बेहतर चीजें हुई हैं, तो मैं समझता हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर भी और एज ए नॉर्मल सिटीजन भी मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो है अगर और कई जनपदों में, जो जैसे पहले पुराने वाले केवाल टाउन से कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, और उसके साथ साथ जैसे और जो टाउन्स बड़े हो गए हैं, मेरठ है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, जो मंडल वाले हैं, कम से कम 10-12 जगह तो ऐसी जगहें हैं जहां पर कि जो ये कमिश्नर सिस्टम है इसको लागू किए जाने पे उसका जो है वो एक अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और वहां पर अगर लागू किया जाता है, ये इच्छा शक्ति शासन के अंदर हो, शासन के अंदर तो इच्छा शक्ति है, लेकिन जो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी है ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो जकड़न लगाती है। ये जैसे आदरणीय जवाहर जी बैठे हुए हैं, ये लोग जब थोड़ी सी इच्छा शक्ति अगर इसमें जरा सा माननीय मुख्यमंत्री जी की और इन लोगों की थोड़ी सी हो जाएगी तो ये इन जगहों पर भी इम्प्लीमेंट होगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रभाव है वो लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ेगा। इसलिए कि जो शासन है उसकी कम से कम नियत ये दिख रही है कि शांति व्यवस्था के मुद्दे पे वो ये दिखता है, बाहर भी दिखता है, पब्लिक में भी दिखता है कि वो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि गड़बड़ियां सब खत्म हो जाएंगी, वो तो नहीं होगी, ठीक है, जो सिस्टम है वो है, लेकिन कम से कम ये नियत दिखती है कि अगर गड़बड़ी होती है, पता लगती है, तो कम से कम लोग खिलाफ कार्रवाई होती है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लोगों को नजर में है, लोग टॉलरेट नहीं की जा रही बदमाशी। सामने आने पर कम से कम जो पहले तो होता था, कई बार ऐसा होता था कि सामने आने के बाद भी खुलेआम जैसे कहते हैं सपोर्ट लोग करते थे, तो वो चीजें नहीं दिख रही हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इसको अगर ले आते हैं और जिलों में भी हो सकता है कि इस गवर्नमेंट के जाने के पहले कम से कम नहीं 10-12 जगह तो 2-4 चुनिंदा जगहों पर ही कर दें, इसको अच्छी बात होगी। मैं तो यही चाहता हूँ और ये होना चाहिए। इरफान सोलंकी जी, देखिए राजेश राय जी कह रहे हैं कि देखिए पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो बेहतर हुई हैं, और अगर अभी 2 जगह पर भी इसको लागू कर रहे हैं तब भी उम्मीद ये होनी चाहिए कि इसके बेहतर परिणाम होंगे, और बहुत जल्दी हो सकता है कि अन्य जगहों पर भी देखने को मिले। भाई एक बात याद रखिएगा कि सच को आँच नहीं होती। हमारी नीयत अगर साफ है तो मंजिल मेरी अपने आप आसान हो जाती है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं 2 जगह नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करिए। मैं खुद पहला आदमी होऊंगा जो ताली बजा के आपका स्वागत करूंगा, पर आपकी नीयत पे कैसे भरोसा कर ले? उस नीयत पे कैसे भरोसा करा जाए?
जिस नियत पे सिर्फ और सिर्फ आदमी को नहीं, लेकिन इरफान जी मुझे समझाइए, 2 जगह पर लागू करने पर आप ताली नहीं बजा रहे हैं, पूरे प्रदेश में करेंगे तो आप ताली बजाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 जगह पर भी, वो भी प्रदेश का ही तो हिस्सा भाई है ना। मैं तो उत्तर प्रदेश का वासी हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको मानता हूँ, सिर्फ 2 जगह मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं कानपुर में उन्होंने लागू करा जब इतना बड़ा कांड हो गया था? क्यों नहीं लागू करा कानपुर में? इतना बड़ा कांड कर दिया, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, क्यों नहीं करा उन्होंने? और आपको याद है योगी जी आके कह गए थे कि मैं 1-1 रुपए दूंगा जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, आपको याद है? सिर्फ उनको 50 लाख रुपए मिले, 50 लाख रुपए जो हम इनकी उसमें है, जियो में अगर कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे शहीद हो जाता है तो उसको 50 लाख रुपए मिलते हैं। हेलो, जवाहर सिंह राजपूत जी, जवाब दीजिए। अगर आप राजपूत जी पुलिस में रहे होंगे तो उनको मालूम है, अगर ऑन ड्यूटी पुलिस जवाहर जी से मैं इसका जवाब लेता हूँ। तो जवाहर जी, 50 लाख रुपए मिलते हैं। जवाहर जी, पूरे प्रदेश के अंदर लागू कर दीजिए। इरफान सोलंकी जी ताली बजा के सबसे पहले व्यक्ति होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उसका स्वागत करेंगे। लागू है पूरे प्रदेश के अंदर करिए। मुख्यमंत्री 2 जगह के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है ना, वो तो पूरे प्रदेश के हैं। डेथ हुई, कहाँ 50 लाख देते रहे हैं आप? जवाहर जी, कर रहे हैं? अरे मेरे भाई देखिए, जुबान से जुबान जीतेगी नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जनता सब जानती है आपकी नियत के बारे में। जवाहर सिंह राजपूत जी, टाइम सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? फिर देखिएगा मियाँ कि डंका कैसे बचता है। चलिए, जवाहर जी तक लग रहा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र जी, बिल्कुल एक फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं। देखिए, जो ये अमेंडमेंट किया गया है ये स्वागत योग्य कदम है। इसका तमाम जो जनता के द्वारा मेरे ख्याल से स्वागत किया जा रहा होगा और हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम जो पुराने 12 मंडल हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट करते तो और ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मुझे ये लगता है चूंकि चुनाव में अभी समय है, लगभग पूरा 1 साल का समय है, तो 6 महीने में ये इसकी विश्लेषण करेंगे और उसके बाद अगर अच्छे रिजल्ट जो जिसकी संभावना बहुत अधिक है, उसके बाद ये पुराने मंडल हैं, जो 12 मंडल हैं, जहाँ पे 12 महानगर हैं जहाँ पे मेयर का चुनाव होता है, उन तमाम जो है शहरों में इसको इम्प्लीमेंट 6 महीने के बाद मुझे लगता है सरकार करेगी। चलिए, इसी के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ये जो नया संशोधन हुआ है उसके बाद इसका इंप्लीमेंट कैसे होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके लिए भविष्य का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें एक बार निश्चित तौर पर यह जरूर कही जा सकती है कि कम से कम सरकार की मंशा यहां पर स्पष्ट नजर आ रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।